2023 के आखिर और 2024 के शुरू में, और बड़ी संख्या में सड़कों पे आके चुनाव आयोग का भी घेराव किया था, जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुए थे, और बहुत बार उस आंदोलन में लोग अरेस्ट भी हुए थे, लाठियां भी चली थी, लेकिन उससे एक रिजल्ट आया था। बहुत सारे लोग इस बात को महसूस करें या ना करें, कर तो सब रहे वैसे, लेकिन उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम के आंदोलन की वजह से आरएसएस और बीजेपी जो ईवीएम से धांधली करती है, उसमें थोड़ी सी कमी आई थी, या थोड़ी सी ज्यादा कमी आई थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी 240 पे सिमट गई, और कोई वजह नहीं थी। ये बात आप समझ लें। कोई अगर बाबा साहब का नाम सडनली ले लेगा, और कोई अगर संविधान खतरे में ये बताने लगेगा, तो उससे ईवीएम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के ऊपर बड़ा ही फर्क पड़े। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन से ईवीएम के ऊपर फर्क पड़ा था। आरएसएस और बीजेपी डरी थी, और ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम से बेईमानी कम की थी। इसी वजह से 240 सीटें आई। अब ये बात मैं आज ये पूरे दावे के साथ क्यों कह सकता हूं, क्योंकि उसके अलावा इंडिया गठबंधन हो या कोई भी दूसरे गठबंधन, कोई भी विपक्ष की पार्टियां हो, सब ने सब हथकंडे, सब हथियार, सब आंदोलन, सब कार्य करके देख लिए, लेकिन नतीजा आप सब लोगों के सामने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, बंगाल, ये सीक्वेंस में सारे इलेक्शंस हुए हैं, जहां अच्छे से अच्छे लीडर जो हैं उनको मुंह की खानी पड़ी। इसलिए नहीं कि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया, उसके बावजूद भी ईवीएम के जरिए से उन्हें मात खानी पड़ी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग की सुई ईवीएम पे अटक गई है। भाई, चुनाव में धांधली तो और भी तरीकों से होती है, एसआईआर से भी होती है, वोटों की वोटर लिस्ट में धांधली से भी होती है। बीजेपी और आरएसएस जो पुलिस का अपने राज्यों में और केंद्रीय रिजर्व पुलिस का, उनके भ्रष्ट अधिकारियों का प्रयोग करके, जहां ऑपोजिशन की सरकारें हैं, वहां बंगाल उसका लेटेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा पैसे, गैर कानूनी जो चीजें हैं, इलेक्शन से तुरंत पहले 10-10 हजार रुपए देना, इसका भी तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग बता सकते हैं, विपक्ष की पार्टियों से ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके कम पड़ जाते हैं आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनाने में, किसी भी राज्य में और केंद्र में। यह है बुनियादी बात। अब ईवीएम के आंदोलन को खत्म करने के लिए देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी का एकदम क्लियर फंडा है। आप उन्हें कितनी भी उनकी बुराई कर लो, आपको इजाजत है, कुछ कर लो, आप क्रिटिसाइज कर लो, आरएसएस को कर लो, मोदी जी को कर लो, कुछ कर लो। आप ईवीएम के बारे में आपने नहीं बोलना है, एसआईआर के लिए भी आंदोलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम के बारे में आपने आंदोलन नहीं करना है, ईवीएम के बारे में आपने बोलना भी नहीं है। जो अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप सब ईमानदार पत्रकार हमारी बात पहुंचाते हैं जनता तक, और जनता जुड़ती है, और जनता के मन की बात हम लोग बोल रहे हैं तो इसलिए जनता जुड़ती है, नहीं तो सुरखाब के पर तो हमें भी नहीं लगे हुए। ये बात और उसकी, और आप सब लोगों ने देखा है कि एक समय ऐसा आ गया था कि ईवीएम का नाम लेते ही आपको डाउन कर दिया जाता था, सोशल मीडिया पे डिमोनिटाइज कर दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हुई एक समय पर, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अपने जो स्लीपर सेल्स हैं और खुद अपने भी लोगों को भेज के हमारे उस आंदोलन को कमजोर किया, हर तरीके से किया, और काफी हद तक कमजोर कर लिया। लेकिन जनता के मन में तो यही बात है, और सच्चाई भी यही है। बाकी सब तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं। एसआईआर के लिए आंदोलन हो गया, वोटर लिस्ट के लिए हो गया, 10,000 रुपए दिए, सब लोगों ने सड़क पे आंदोलन कर लिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए,
सारे तरीके तो इस्तेमाल कर दिए ना विपक्ष के लोगों ने, सब तरीके विपक्ष की लीडरशिप के सब। क्या ईवीएम का तरीका, ईवीएम के लिए आंदोलन क्या संवैधानिक रूप से मना है? क्या ईवीएम का एक आंदोलन नहीं होना चाहिए? जब सब तरीके फेल हो गए तो आखिरी रिसोर्ट की तरह ही, आखिरी रास्ते की तरह ही ईवीएम का आंदोलन होना चाहिए। लेकिन हमारी सारी कोशिशों के बावजूद आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को इस आंदोलन से दूर रखा। बावजूद इसके कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी विपक्ष की सभी पार्टीज ने और बीजेपी ने भी एक समय पे ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है, मजबूती से आवाज उठाई है। लेकिन ईवीएम से दूर रखने में आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी कामयाब रहे और इसीलिए उनकी सरकार चल रही है। और आज जो भी हो रहा है वो, मेरा ऐसा मानना है, ईवीएम की बदौलत हो रहा है। वरना देखिए, अभी ये बोला जा रहा है कि सब के सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़े जा रहे हैं, असेंबली तोड़े जा रहे हैं, प्रेस के लोग भी गए, जजेस डर गए, जजेस भी ठीक फैसला नहीं कर रहे, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया, ऐसे ऐसे इल्जाम सब लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने भी इस बारे में बहुत ध्यान से सोचा, क्या यह बात पूरी तरह से सही है कि हम लोग चुनाव आयोग को पूरी तरीके से दोषी ठहरा दें, हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से दोषी ठहरा दें, हाई कोर्ट्स को दोषी ठहरा दें, न्यायिक व्यवस्था को दोषी ठहरा दें, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए इसको दोषी ठहरा दें, इसके अधिकारियों को? क्या यह बात पूरी तरीके से उचित है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो विपक्ष का कार्य है सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी संस्थान से ज्यादा। सबसे ऊपर देश में क्या है? देखिए, संविधान और देश की जनता सबसे ऊपर है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष, ये है भारत का निजाम। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हौसला देगी जजेस को भी, आज जजेस, मैं उस चीज की डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि सब लोग इस बारे में बहुत लंबे लंबे वक्तव्य दे चुके हैं और सब तरह की बातें हो चुकी हैं, सबको सब कुछ पता ही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जज लोया का एग्जाम्पल नहीं पता है? हाई कोर्ट के जजेस को जज लोया का एग्जाम्पल नहीं पता है? और उनके साथ के साथ दूसरे जजेस का भी एग्जाम्पल नहीं पता है, जिन्हें राज्यसभा से नवाजा गया, जिन्हें गवर्नरशिप दी गई? तो एक तरफ डंडा है हाथ में जज लोया जैसा, और दूसरी तरफ पुरस्कार हैं, जस्टिस गोगोई जैसे या दूसरे बहुत सारे, किस किस के नाम ले। एक हौसला, एक उम्मीद, जजेस हो, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकारी हो, सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी हो, चुनाव आयोग के अधिकारी हो, सीबीआई ईडी के अधिकारी हो, अगर उन्हें ये हौसला ही ना रह जाए कि विपक्ष कभी आ ही सकता है वापस। और मोदी जी, अमित शाह जी पहली चीज बताते हैं सबको, बंद कमरे के अंदर तो यही बताते हैं ना कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, और उसकी वजह जग जाहिर है कि हम ईवीएम से वोटों की हेराफेरी कर लेते हैं। तो कौन जज, कौन इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, कौन ईडी सीबीआई के अधिकारी जो बिल्कुल हार की तरफ, जो 100% डिफीट की तरफ केस जा रहा है, जहां उम्मीद ही नहीं है बचने की, उसको झेलने के लिए कितने जजेस तैयार होंगे, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स तैयार होंगे, कितने ईडी सीबीआई के अधिकारी तैयार होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से फेल है। ये है बुनियादी बात जो मैंने भी बहुत इसमें सोच समझ के किया कि विपक्ष इस ताकत होती है कि विपक्ष आएगा और आप लोगों की रक्षा करेगा। अगले इलेक्शन में तो विपक्ष आ ही जाएगा। ये अगले इलेक्शन में विपक्ष आके जुडिशरी के ऑफिसर्स की और दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की, दूसरे लोगों की रक्षा करेगा। कुछ दिन का ही तो खतरा है, अगर जज लोया का खतरा है तो कुछ ही दिन का खतरा है ना। विपक्ष आ जाएगा तो हमारी रक्षा हो जाएगी। ये विपक्ष आ जाएगा और रक्षा हो जाएगी, ईमानदारी थोड़ी बहुत आ जाएगी। ये
अगर उम्मीद ही खत्म हो जाए, अगर ये विश्वास ही खत्म हो जाए, तो क्या उम्मीद करते हैं आप किसी भी संस्थान के अधिकारियों से? वो भी तो इंसान है। तो बुनियादी चीज जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कई बार बोला है कि हम वैसे ओरली टिप्पणियां की हैं कि लोग हमसे विपक्ष की भूमिका की उम्मीद ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की हैं और सही भी हैं। तो विपक्ष का कमजोर होना सबसे बड़ी वजह है भारत के कमजोर होने की। और कितने आंदोलन कर लिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं बार बार बोलता हूं, हजारों किलोमीटर पैदल चल लिए, लेकिन उनका डायरेक्शन ठीक नहीं था। अब तो ये कह सकते हैं ना बात, रिजल्ट क्या आया? इतनी मेहनत करने के बाद क्या रिजल्ट नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था और आया भी, लेकिन वो सब गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें, ईवीएम को अगर हम लोग हटाने में कामयाब हो गए, ब्रिंग बैक बैलेट का आंदोलन अगर सफल हो गया, तो विपक्ष के लोगों को कैंपेनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश की जनता बीजेपी और आरएसएस को हर जगह हरा के घर भेज देगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। बाकी सारे रास्ते सब लोग इख्तियार कर चुके हैं, किसी में सफलता हाथ नहीं लगी है। एक बार हमारा रास्ता अपना के भी देखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक लॉजिक है। अब ये विपक्ष के लोग तो करेंगे नहीं, ये बात अच्छी तरह से मौजूद है हम लोगों के सामने। तो हमने ब्रिंग बैक बैलेट और ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बैन ईवीएम का आंदोलन दोबारा अब सारी तैयारियां करके, मजबूत लोग देख के, देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करने का फैसला किया है। 27 जून सुबह 10:30 बजे जम्मू में जो अंबेडकर चौक है, वहां से यह आंदोलन शुरू होगा और पूरे देश में उसके बाद यह जारी रहेगा और जारी किया जाएगा। कन्याकुमारी तक हम लोग जाएंगे, गुजरात से अरुणाचल तक भी जाएंगे, और खास तौर पे उन राज्यों में जहां अब 2027 में चुनाव आने वाले हैं, उसमें हम लोग ये आंदोलन बड़े लेवल पे शुरू कर रहे हैं। हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जम्मू के जितने भी लोग हैं वो 27 जून को 2026, ये जो आ रही है अभी 2 दिन बाद, उसमें अंबेडकर चौक पे सुबह 10:30 बजे भारी से भारी संख्या में पहुंचे। उसके बाद देश के विभिन्न भागों में, उसके बाद फतेहगढ़ हरियाणा में होगा ये 30 तारीख को प्रोग्राम, उसकी भी हम डिटेल्स बता देंगे। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आप सभी लोग जो हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं ईवीएम को हटाने के लिए, और ईवीएम को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, पेपर बैलेट को हमारे डेमोक्रेसी को बचाने का सबसे बड़ा औजार या हथियार मानते हैं, उन लोगों से सभी से गुजारिश है कि ये नंबर नोट करें और जहां जहां भी जो जो रहता है वो अपने क्षेत्र के लिए इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए अपना नाम प्रस्तुत करे और ये आंदोलन अपने अपने क्षेत्र में खड़ा करे। उसके लिए एक नंबर नोट कर लीजिए आप सब, 9319630503। मैं नंबर रिपीट करता हूं, 9319630503। जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, ऑब्वियसली वो लोग तो कहां ही करेंगे, इस आंदोलन में जुड़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, जिस जगह जुड़ना चाहता है, इस नंबर पे लिखवाए ताकि हम पूरे देश का आंदोलन कोऑर्डिनेट कर सके। ये अब आखिरी मौका है। अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि आखिरी इलेक्शन है, ऐसा तो खैर हम लोग नहीं होने देंगे कि यूपी का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन बन जाए देश का। अखिलेश जी को भले ही ये लग रहा होगा, लेकिन हम लोग अंबेडकरवादी ये नहीं होने देंगे, इससे तो निश्चिंत रहेंगे। लेकिन अगर वो हमारे ईवीएम के आंदोलन में साथ देंगे तो आरएसएस और बीजेपी का अभी सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से।
बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं साथ देते हैं या नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अंबेडकरवादी लोगों से और संगठनों से, दूसरे भी जितने संविधान को मानने वाले संगठन हैं, देश बचाने के लिए लोकतंत्र को मानने वाले जितने संगठन हैं उनके या लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस नंबर पे फोन करके अपनी अपनी क्षेत्र में आंदोलन को खड़ा करने के लिए क्या उनका योगदान हो सकता है हमसे बात करें, ताकि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। खास तौर पे उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और पंजाब के लोगों से मेरा निवेदन है कि यहां चुनाव अगले साल आने वाले हैं, आप लोग इस आंदोलन को खड़ा करें। पंजाब में तो खैर हम लोग शुरू करने ही वाले हैं। तो 27 जून अंबेडकर चौक जम्मू में आप सब लोग आए, पेपर बैलेट वापस लाने का और ईवीएम को बैन करने का आंदोलन अब जो शुरू हो रहा है, ये पेपर बैलेट वापस लाए बगैर बंद नहीं होगा। हमने अब ठीक से तैयारी भी कर ली है, कानूनी तैयारी भी कर ली है और आंदोलन के लिए भी तैयारी कर ली है, लेकिन हमें देश की जनता का सहयोग अब पूरी ताकत से चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।